हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू वन मोर वीडियो। और ये रैंकाइन साइकिल का कंटिन्यूशन का वीडियो है। इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि रैंकाइन साइकिल की जो एफिशिएंसी, हाउ वन कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। और इस चीज़ को मैं दूसरी तरह से ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यदि हम जो स्टीम सप्लाई कर रहे हैं, सुपर हीटेड स्टीम सप्लाई करने से रैंकाइन साइकिल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कंडेंसर प्रेशर को लोअर कर देंगे तो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और आपका जो इनिशियल प्रेशर है ना, जिस पे हीट का एडिशन हो रहा है, या मैं बोलूँ हाई प्रेशर से स्टीम को आप इनलेट कराते हैं टरबाइन में, तब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आइए हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं लोअरिंग द कंडेंसर प्रेशर। ठीक है, यदि हम कंडेंसर प्रेशर को लोअर करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, ये आप टीएस डायग्राम देख रहे हैं, टिपिकल टीएस डायग्राम। ठीक है, ये टीएस डायग्राम देख रहे हैं और आप देखेंगे यहाँ पे जो टीएस डायग्राम है, जस्ट ए मिनट लेट मी, ओके। तो यहाँ पे ये टीएस डायग्राम है और आप देख रहे हैं इनिशियली जैसे हम इस साइकिल की बात करें तो यहाँ पे कंडेंसर प्रेशर ये है। ठीक है, ये 1 2 3 4 साइकिल है। ठीक है, इनिशियल रैंकाइन साइकिल। अब मैंने क्या किया है, इसमें इसका जो कंडेंसर का प्रेशर है उसको थोड़ा और लो कर दिया। ठीक है, कंडेंसर प्रेशर लोअर कर दिया। अब आप देखोगे जैसे ही मैंने कंडेंसर प्रेशर को लो किया, यहाँ पे कंडेंसर प्रेशर मैंने कम किया है, तो इससे क्या हुआ, आपको ये एक्स्ट्रा वर्क मिल रहा है। ये जो एरिया है ये एक्स्ट्रा वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये टीएस डायग्राम का एरिया, आप बोलोगे कि वर्क कैसे रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली क्या है, ये पूरा टीएस डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ तक नीचे तक, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हीट का एडिशन कहाँ से हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है आपका यहाँ से 2 से। ठीक है, तो 2 से और कहाँ तक हो रहा है, 3 तक। ठीक है, ये 3 तक, तो 3 से आप ये पूरा एरिया, तो ये टीडीएस से ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा आपका रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ हीट एडिड। ठीक है, और यहाँ पे हीट का रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट का रिजेक्शन। ठीक है, अब नेट वर्क डन बराबर क्या होता है, जैसे ये द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखें तो नेट वर्क डन इक्वल्स होता है अमाउंट ऑफ हीट एडेड माइनस अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो पूरा था, यहाँ से ये पूरा था, मतलब ये और यहाँ तक ये पूरा जो एरिया, ये पूरा एरिया क्या हीट एडेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला एरिया हीट रिजेक्टेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये पूरे एरिया में से यदि हम इसको माइनस कर देंगे तो कौन सा एरिया बचेगा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इसमें क्या हुआ, जो पहले आपको कितना वर्क मिल रहा था, पहले आपको जो वर्क मिल रहा था वो ये वाला वर्क मिल रहा था, है ना, इनिशियली जब 1 2 3 4 साइकिल थी। अब जैसे ही मैंने प्रेशर को लोअर कर दिया, पहले प्रेशर ये था और प्रेशर को अब मैंने क्या किया, लोअर कर दिया, तो लोअर कर दिया, प्रेशर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो आपको जो वर्क था, ठीक है, जो वर्क था वो इतना तो मिल ही रहा है, इसके अलावा ये वाला वर्क एडिशनल मिलने लग गया, नीचे वाला, है ना। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वर्क आपको एडिशनल मिल गया जब आपने प्रेशर को कम किया। ठीक है, वर्क ज़्यादा मिल गया तो आपकी इफ़िशियंसी ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि जो इफ़िशियंसी होता है, इफ़िशियंसी क्या फार्मूला होता है, नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, है ना। दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है यहाँ पर, मतलब दूसरा लॉजिक होता ही है कि चूंकि प्रेशर को आप रिड्यूस कर रहे हैं, है ना, कंडेंसर में हीट का रिजेक्शन हो रहा है, कंडेंसर प्रेशर कम कर रहे हैं, कंडेंसर के प्रेशर को कम करेंगे तो आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा तो लोअर टेम्परेचर पे हीट का रिजेक्शन हो रहा है। अब कार्नोट थ्योरम के हिसाब से, कार्नोट साइकिल के हिसाब से 1 - T2/T1 होता है। जैसे T2 क्या होता है, हीट रिजेक्टेड होता है। जैसे जितना आप T2 कम करते जाएंगे उतना इफ़िशियंसी बढ़ती जाएगी, है ना। तो यहाँ से भी इसकी इफ़िशियंसी बढ़ती है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आप आगे देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखी, लेकिन यहाँ पे जब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करते हैं अपन, ठीक है, जब इन चीज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ दिक्कत आती हैं, है ना। क्योंकि क्या होगा, यदि आप ज़्यादा लोअर प्रेशर तक स्टीम का एक्सपांशन कराएंगे टरबाइन में, तो क्या हो सकता है, जो टरबाइन का एग्जिट है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वेट स्टीम मिल सकती है, और बहुत ज़्यादा वेट स्टीम मिलेगी तो उससे क्या हो सकता है, उससे होगा ये कि आपका जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के पार्टिकल्स टरबाइन की ब्लेड की जो सरफेस है उसका इरोजन कर देंगे, है ना। तो ये मतलब प्रैक्टिकली एक कंस्टेंट होता है कि जिससे आप ज़्यादा प्रेशर को रिड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा प्रैक्टिकली एक चीज़ ये भी होती है कि जनरली जो सिंक होता है, ठीक है, तो सिंक या तो एयर होता है या वाटर होता है। ठीक है, तो
एयर है तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप हीट का रिजेक्शन कर रहे हैं, वाटर है तो आप 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस वाटर को हीट का रिजेक्शन कर रहे हैं, है ना, जो नॉर्मल वाटर है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा उस पर हीट का रिजेक्शन कर रहे हैं, तो उससे कम प्रेशर आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज है, एयर वाटर क्या नेचुरल सोर्सेज है, इनके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वही प्रेशर पे आप क्या कर सकते हैं, हीट का रिजेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हैं इसमें कुछ। ये सब चीज़ें मैंने बता दिया है कि इंक्रीज इन प्रेशर वो रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ हीट रिएक्शन, और जैसे ही टेम्परेचर हीट रिएक्शन कम होगा तो एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा मोर वर्क ऑब्टेंड, ये वर्क ऑब्टेंड कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। उसके बाद दूसरा सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम सुपर हीटिंग का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो सुपर हीटिंग का मैं यहाँ पे इफेक्ट बताता हूँ आपको, जस्ट ए मिनट। तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट केस में यदि हम देखें तो फर्स्ट केस में जो स्टीम सप्लाई कर रहे थे वो मान लो हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, टरबाइन को, तो यहाँ से ये एक्सपांशन होगा, ठीक है, इस तरह से साइकिल चलेगी, मतलब वो पूरा, ठीक है। अब यदि हम सुपर हीट बढ़ा दें, सुपर हीट की क्वांटिटी बढ़ा दें, मतलब 3C, तो 3 से हम 3' पे चले गए, ठीक है। तो पहले एक्सपांशन ये हो रहा था, मैं दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ, पहले जो एक्सपांशन हो रहा था ये हो रहा था, ठीक है। अब जैसे सुपर हीट बढ़ा दी तो आपने एक्सपांशन ये हो गया, तो इससे क्या हुआ, आपको एडिशनल ये वाला एरिया मिल रहा है, ठीक है, मतलब आपका वर्क भी बढ़ गया, ठीक है, वर्क बढ़ गया। अब आप देखो दूसरा लॉजिक आप लगाओ कार्नोट साइकिल वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सुपर हीट कर रहे हैं, तो सुपर हीट का मतलब आप जो टेम्परेचर है ना, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इफिशिएंसी क्या होता है 1 - T2/T1, जिसमें T2 क्या होता है टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन होता है, और T1 क्या होता है टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। ये समहाउ हम टेम्परेचर T1 को बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे वर्क डन। तो सुपर हीटिंग का डिजायरेबल इफेक्ट होता है, लेकिन आप सुपर हीट एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्टीम टरबाइन होती है उसका मटेरियल होता है ना, यदि ज़्यादा आप टेम्परेचर कर देंगे स्टीम का तो स्टीम टरबाइन का मटेरियल को क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं और वो मेल्ट भी हो सकता है, इसलिए करीब 570 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर स्टीम का रखा जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल कंस्टेंट है, आप यहाँ पर और चीज़ें देख सकते हैं। ये वर्क डन इंक्रीज हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट आल्सो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वर्क डन तो इंक्रीज होगा, लेकिन वर्क डन के साथ हीट का एडिशन वाला अमाउंट वो भी इंक्रीज हो रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए कि देखो ये तो वर्क डन दिखाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वर्क डन दिखाया, ऑब्वियसली ये वर्क डन इंक्रीज हो गया, है ना। तो हीट एडिशन क्या है, ये हीट एडिशन का एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हीट एडिशन, इतना हीट एडिशन इंक्रीज हुआ और उसके करस्पॉन्डिंग इतना आपका वर्क इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से आपकी इफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बॉयलर का प्रेशर यदि हम बढ़ाएं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखिए आप इनिशियली देख सकते हैं ये प्रेशर है, ठीक है, ये इनिशियल प्रेशर है, ओके। फिर आपने क्या किया, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो टीएस डायग्राम पे ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन, एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये है, दूसरी कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये है आपकी, ठीक है। तो प्रेशर आपने बढ़ा दिया, तो इनिशियली ये था, यहाँ से इस तरह से जा रहा था आपका, ठीक है। अब फिर क्या किया, जैसे ही प्रेशर बढ़ गया, आपका प्रेशर बढ़ा दिया तो आपका ये प्रेशर बढ़ गया, अब ये इस तरह से एक्सपांशन हो रहा है ना, मतलब इनिशियली के जैसे हम इनिशियल साइकिल की बात करें 1 2 3 4 ये है, ठीक है। और प्रेशर जैसे ही बढ़ा दिया आपने बॉयलर का, तो कौन सी साइकिल हो गई, 1 2 3 और ये 4। तो आप देखोगे ये जो एरिया है, ये एरिया इतना इंक्रीज हो गया, ठीक है, ये एरिया इंक्रीज होगा जब आपने प्रेशर बढ़ाया यहाँ से, लेकिन जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो आपका ये वाला एरिया डिक्रीज हो गया, ठीक है, ये वाला एरिया डिक्रीज हो गया। तो प्रेशर बढ़ाने से वर्क बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये इन दोनों पे कि जो, क्योंकि एक तरफ से आप देखोगे यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से एरिया क्या वर्क डन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस पर डिपेंड करेगा। तो नेटवर्क जनरली क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है इस केस में, ठीक है। तो लेकिन प्रेशर आप इसके प्रैक्टिकल जस्ट
एक चीज़ और है, जैसे प्रेशर बढ़ाने से मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है, ठीक है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है वो भी क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। वो कैसे इंक्रीज़ होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस में जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन होगा वो इसका एवरेज होगा। दूसरे केस में मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन होगा वो क्या होगा, यहाँ का एवरेज होगा। तो ऑब्वियसली सेकंड केस का जो एवरेज आएगा वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये बॉयलर का प्रेशर बढ़ाते हैं तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ जाएगा, जिससे आपका एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज इट।